वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हमें एनसीईआरटी भूगोल के चैप्टर 4 को देखना है, क्लास 7 के, जो कि है वायु। वायु जो कि पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई है, और इन फैली हुई चादरों को ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल के संगठन की बात करें तो यह कई सारे गैसों से मिलकर बना है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम और अन्य गैस के अलावा इसमें धूल कण के छोटे छोटे कण भी मौजूद होते हैं। बात करते हैं सबसे पहले नाइट्रोजन की। तो इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? सांस लेने में करते हैं, और ये जो पौधे हैं वो भी इसका प्रयोग अपने विकास के लिए करते हैं। लेकिन चूंकि हम जो है इनको सीधे ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि जो है डायरेक्ट, लेकिन ये पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्ट ग्रहण नहीं करती है, बल्कि इनके जड़ों में जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं? उनको पहले ग्रहण करते हैं और इसके बाद इन जड़ों को प्रदान करते हैं वे जीवाणु, और इसके बाद इन पौधों का ग्रोथ यानी कि विकास होता है। दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 21% यानी कि सर्वाधिक मिलने वाला दूसरा गैस है। ये जो है इसका ये प्रयोग सांस लेने में किया जाता है ना। लेकिन ये जो है इसका उत्सर्जन कैसे होता है? दरअसल इसका उत्सर्जन पादपों के द्वारा, यानी कि प्लांट्स जो होते हैं उनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान किया जाता है। इस प्रकाश जो संश्लेषण क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस, उसमें होता क्या है कि ये जो पौधे होते हैं ये अपने भोजन के रूप में क्या लेती है? लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन तीनों को ग्रहण करती है और बदले में जो हमें देती है, पहला है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो जिसे हम भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, और दूसरा है गैस के रूप में प्राप्त करने वाला ऑक्सीजन। तो ले रही क्या? लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और बदले में दे रही है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। इन दोनों का प्रयोग हम लोग करते हैं अपने जीवन में। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। आपने ये जाना फोटोसिंथेसिस किस प्रकार से ग्रहण करती है और क्या देती है हमें। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका दूसरा काम है पृथ्वी के जो तापमान है इसको बरकरार रखना। ये जो मान लीजिए सूर्य की जो किरणें आ रही है, पहले ये देखिए ये ग्रीन हाउस क्या होता है। दरअसल ठंडे जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर तापमान काफ़ी कम होता है, जिस कारण से फसल यानी कि जो छोटे छोटे फल पौधे होते हैं, फल सब्जियाँ, वो उत्पादित नहीं हो पाती है। तो इसलिए उन क्षेत्रों में क्या होता है, एक हाउस बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि कांच के घर होते हैं, और वहाँ पर जैसे कि सूर्य की किरणें आती है तो काफ़ी समय तक यहाँ पर रुक जाती है, जिस कारण से यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है कि एक स्तर से बढ़ जाता है। मान लीजिए 10 डिग्री था तो वो 15 या 20 हो जाता है, जिस कारण से इन पौधों को जो बढ़ने का एक मौका मिल जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि ये तो कार्बन डाइऑक्साइड यही हमारे पृथ्वी के साथ करता है। यानी कि मान लीजिए ये घर है, ये अर्थ है, यानी कि पृथ्वी। तो ये क्या करती है कि अगर ये गैस ना होती कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होता कि पृथ्वी की रोशनी आती और वो सीधे लौट जाती, जिस कारण से यहाँ का टेम्परेचर जो है वो हमेशा माइनस में या फिर 0 डिग्री रहता। तो ये करती क्या, यहाँ पर एक लेयर बना देती है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या करती है, पृथ्वी जो सूर्य की किरणें आती है उसको काफ़ी समय तक यहाँ पर रोक लेती है, जिस कारण से जो तापमान है यहाँ का यह एक औसत पर चला जाता है 30 डिग्री 32 डिग्री इस कारण। तो ये इसीलिए इसे कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस। किस लिए? क्योंकि यह सूर्य के जो तापमान है यानी कि उसके किरण है उसको यहाँ पर रोकती है ये गैस। तो आपने समझा ग्रीन हाउस गैस इसलिए कहा जाता है किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। लेकिन आज जो है इसका संतुलन काफ़ी बिगड़ गया है। क्यों? क्योंकि देखिए यह है ह्यूमन और यह है ट्री। तो अभी हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन के रूप में, भोजन के रूप में या सांस लेने के लिए हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और ये मिलते कहाँ से? हमें ट्री से, और बदले में हम इनको देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो चक्र था काफ़ी समय तक सही चला, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या होता कि यहाँ पर ट्री के कटने शुरू हो गए, जिस कारण से यहाँ पर पेड़ों की संख्या काफ़ी कम हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी अधिक बढ़ गई, जिस कारण से ये जो चादर थी अब ये काफ़ी मोटी हो गई। और इस मोटी होने के कारण ये जो रोशनी है ये काफ़ी समय तक यहीं पर रुक जाती है ना। एक पृथ्वी का ऊष्मा बजट है, इसको हम बाद में देखेंगे, तो उसमें भी डिटेल से आप इसको देखेगा। तो अभी समझ लीजिए कि ये जो है रोशनी काफ़ी समय तक यहाँ पर रुक जाती है। तो होता क्या है कि टेम्परेचर इसका काफ़ी बढ़ जाता है, और यह क्या होती है कि ये जो टेम्परेचर 30 डिग्री से था अब जो है 50-60 के बीच में जाने लगा है, और इसका इफेक्ट आप ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट है वायु चक्र के बारे में। ये जो वायु चक्र है सिंपल है
कि जो ठंडी वायु होगी वह भारी होती है, जिस कारण से वो नीचे आएगी, और जो गर्म वायु है वो हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर जाएगी। तो ये जो चक्र है इस प्रकार से चलता रहता है। ये जो चक्र है, यही सिंपल सा जो चक्र है वो हमारे वर्षा यानी कि मानसून में ये जो कारक है उसमें शामिल होते हैं। अब जानते हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में। तो आपको पता है कि वायुमंडल 5 परतों में बटा हुआ है। पहला क्या है? क्षोभ मंडल। यह जो परत है यह सबसे महत्वपूर्ण परत है और इसकी जो औसत ऊंचाई है कितनी है? 13 किलोमीटर। ये जो 13 किलोमीटर है यह विषुवत रेखा पर यह 16 किलोमीटर तक भी चला जाता है, क्योंकि अभी आपने जाना कि जो गर्म वायु है ना, तो गर्म वायु क्या होती है? ये हल्की होने के कारण ऊपर उठती है। तो मान लीजिए ये जो क्षेत्र है, ये जो पृथ्वी है, तो ये है 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा। तो यहाँ पर टेम्परेचर अन्य क्षेत्रों के मुकाबले अधिक होती है। तो इसी कारण से अगर यहाँ पर 13 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है तो यहाँ पर 16 किलोमीटर तक की ऊंचाई हो जाती है। इस प्रकार से हो जाता है, ऐसे बढ़ जाता है। यानी विषुवत रेखा पर अधिक, उस पर धीरे धीरे ये कमता चला जाता है, ध्रुवों पर काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि ध्रुव पर क्या होता है? टेम्परेचर काफ़ी कम होता है और वायु होती है भारी। भारी होने के कारण वो नीचे क्षेपित हो जाती है। तो अगर आप वायुमंडल को देखेंगे, ये जो क्षोभ मंडल है, तो इसका जो है इस तरह से क्षैतिज वितरण होता है। मौसम की लगभग जो सभी घटनाएं हैं वो कहाँ पे? यहीं पे उत्पन्न होती है, जैसे कि बारिश हो, ओलावृष्टि हो, है ना, कोहरा आदि सब इसी जो लेयर है इसमें होता है। इस परत की ऊंचाई इक्वेटर क्षेत्र में अधिक एवं ध्रुवीय क्षेत्र में कम होती है। आपने जाना कैसे होती है। दूसरा है समताप मंडल। यह क्षोभ मंडल के लगभग ऊपर है, यानी कि जो क्षोभ मंडल है उसके जस्ट ऊपर है ना। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वह कितना था? 13 से 16 किलोमीटर के बीच, और यह है 50 किलोमीटर। यह परत जो है बादल एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। अभी आपने देखा कि जो ट्रोपोस्फेयर है यानी कि क्षोभ मंडल, उसमें सभी घटनाएं, मौसम की लगभग सामान्य जो घटनाएं होती है वो सभी इसमें उत्पन्न होती है, लेकिन ये जो है इन सब से मुक्त होता है। इसी कारण से जो हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं वो कहाँ पे? इन क्षेत्रों में, यानी कि समताप मंडल जो लेयर है उसमें उड़ाए जाते हैं। ओजोन गैस की जो परत है वह भी इसी मंडल में है, जो सूर्य के किरण से पृथ्वी को बचाता है। यानी कि जो ओजोन, ये ग्रीन वाले आप देख रहे हैं, ये क्या है? ओजोन गैस। यह भी समताप मंडल में ही पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली किरणों को, ये जो विकिरण होते हैं उनको रोकता है। नेक्स्ट है मध्यमंडल। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर है और यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। 13 किलोमीटर तक कौन था? क्षोभ मंडल। समताप मंडल 50 किलोमीटर, और ये 50 से 80 किलोमीटर के बीच में फैला कौन? मध्यमंडल। इसमें जो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड होते हैं, जैसे कि ये, तो इस परत में आने पर ये क्या होते हैं? जल उठते हैं। तो आपने समझा कि मध्यमंडल में ही ये जो ओलावृष्टि होते हैं यहाँ पे उल्का पिंड वाले, तो यहाँ पर जल उठते हैं। ओलावृष्टि तो कहाँ होती है? वो क्षोभ मंडल में। चौथा है बाह्य मंडल। इस मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान की जो दर है वो तेजी से बढ़ती है, और आयन मंडल जो है इस मंडल का एक भाग है। यानी कि आयनोस्फीयर का नाम जो आपने सुना है वह बाह्य मंडल का ही एक भाग है, और यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये जो परत है यह रेडियो संचार के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि जो आप सैटेलाइट देख रहे हैं वह इसी मंडल में भी है। यानी कि हमारे जो रेडियो, मोबाइल, टेलीविज़न आदि जो होते हैं वो क्या होते हैं? यहीं पर लगाए जाते हैं सैटेलाइट। क्योंकि ये जो होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर टीवी लगा हुआ है, तो यहाँ एक सिस्टम, यहाँ से भेजा गया सिग्नल, उसके बाद ये सिग्नल हमारे टीवी पर इस प्रकार से भेजे जाते हैं, तो ये टकरा करके यहाँ से आ जाते हैं। इसलिए अधिकांश जो सैटेलाइट होते हैं संचार वाले वह इसी परत में लगाए जाते हैं, आयनोस्फीयर में। और सबसे लास्ट है बहिर्मंडल, वही होगा। तो बहिर्मंडल जो है यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। इसमें हल्की गैस जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन आदि अंतरिक्ष में आपको मिल जाएंगे। यानी कि ये जो है गैसों से भरा एक मंडल है। अब जानते हैं मौसम एवं जलवायु के बारे में। मौसम दरअसल प्रत्येक घंटे एवं दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। यानी कि अभी 10 मिनट में कैसी मौसम होती है ना, तो ये एक छोटे स्तर का होता है। लेकिन बात करें जलवायु की, तो ये क्या होता है कि ये लॉन्ग टाइम, यानी कि दीर्घ काल में जो मौसम होती है। यानी कि मान लीजिए आपसे बोला जाए कि
आज का तापमान मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, तो आप कहेंगे ना कि आज जो है जो टेम्परेचर है यानी कि इस क्षेत्र का वो क्या होगा, आज ठंडा होने वाला है, यानी कि आज ठंड पड़ेगी। लेकिन अगर ये बोले कि ये जो अगले 3 से 4 वर्षों के लिए या फिर 3 महीने के लिए ये जो इसका टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री रहेगी, तो आप बोलेंगे ये जो है जलवायु इसकी बदल चुकी है, क्योंकि इतने लंबे समय तक होता नहीं है। वैसे जलवायु बदलने के लिए कम से कम जो होती है वो 35 वर्ष होनी चाहिए किसी क्षेत्र की जलवायु के लिए। इसलिए आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे मौसम में परिवर्तन नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, क्योंकि मौसम तो दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। जैसे अभी बारिश हो रही है, कल गर्मी पड़ेगी, है ना। तो जबकि जलवायु क्या होती है, यह बदल जाती है। जैसे कि अभी हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जाना, तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो जलवायु को परिवर्तित कर रही है, क्योंकि इस प्रकार का जो परिवर्तन है पहले ऐसा नहीं होता था ना, इस प्रकार से बर्फ़ का पिघलना, मौसम में बदलाव, तो एक प्रकार से जलवायु ही बदल रही है। तो आप समझ गए कि ये जो मौसम है वो छोटे स्तर का होता है, यानी कि ये दिन प्रतिदिन का एक हाल होता है। इसलिए आपने न्यूज़ में सुना होगा आज का वेदर, यानी कि वो मौसम को बतलाता है ना कि जलवायु को। जलवायु जबकि लॉन्ग टाइम के लिए होता है, यानी कि एक क्षेत्र का जो होता है पूरा इस एरिया का जलवायु बदल जाना, यानी कि इसका मौसम जो है लगभग ऐसा ही रहना, यानी कि एक स्तर तक बदल जाना। अब बात करते हैं तापमान की। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को कहते हैं तापमान, जो दिन रात और ऋतु के आधार पर बदलता रहता है ना। आतपन यानी कि इंसोलेशन, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, यानी कि जो रोशनी आ रही उसे पृथ्वी रोक लेती है, उसे कहते हैं हम आतपन। और ये रोशनी रुकती कैसे है, आपने जाना शुरू में, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। और सूर्य की विकिरण किरणें किसके द्वारा रोकी जाती है, ओजोन परत के कारण। तो मान लीजिए जो भी इसमें रे यानी कि जो किरण है वो प्रवेश की, जिस कारण से सूर्य का जो है ये जो पृथ्वी है उसका तापमान बढ़ता है। तो आपने समझा, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे हम कहते हैं इंसोलेशन। इसकी जो मात्रा है वह भूमध्य रेखा यानी कि जो इक्वेटर है उससे ध्रुवों की ओर घटती है ना। यानी कि जो ये है, मान लीजिए ये है 0 डिग्री और उसके बाद धीरे धीरे ये घटती चली जाती है, क्योंकि ये जो है सूर्य की किरणें वो यहाँ पर काफ़ी अधिक पड़ती है, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ कमती चली जाती है और ध्रुवों पर सबसे कम हो जाती है, तो इसीलिए है ध्रुवों की ओर घटती चली जाती है। एक और फैक्ट है कि जो पृथ्वी सूर्य के ऊर्जा के 2 अरब भाग, ये जो है 2 करोड़ भाग का 2 अरबा हिस्सा ही प्राप्त करती है। तो सोचिए इतने कम टेम्परेचर के बाद भी इतना तापमान बढ़ गया है। अगर ये असंतुलित होता है तो यहाँ पर जलवायु में कितना परिवर्तन हो सकता है। तापमान को मापने के लिए जो मानक इकाई है वो क्या है, आपको पता है, डिग्री सेल्सियस। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। नेक्स्ट है वायु दाब के बारे में, एयर मास। ये जो होता है पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या होता है, वायु दाब कहलाता है। यानी कि जो भार लगाया जा रहा है उसे हम कहते हैं वायु दाब। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है और समुद्र स्तर पर जो है वायु दाब सबसे अधिक होता है। ऊपर जाने पर दाब तेजी से क्यों घटता है, क्योंकि आपने जाना कि जो वायु गर्म होती है तो ऊपर की ओर उठती है, तो ऊपर उठती है यानी कि वायु का जो भार है वो क्या हो, हल्का हो जाता है ना। तो हल्का होने के कारण दाब भी कम हो जाएगा, है ना। इसीलिए जो वायु दाब है उसका हॉरिजॉन्टल यानी कि जो क्षैतिज वितरण होता है, यानी कि इस प्रकार से, ये तो हुआ ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल। ये जो क्षैतिज वितरण है, मान लीजिए यही 0 डिग्री शुरू करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे तापमान काफ़ी अधिक होती है, जिस कारण से यहाँ पर वायु दाब आपको कम देखने को मिलेंगे, है ना। इसलिए वायु दाब कम देखने को मिलने के कारण ही यहाँ पर इस क्षेत्र में चक्रवात काफ़ी अधिक आते हैं, क्योंकि चक्रवात के बनने के सबसे निम्न जो आदर्श स्थिति होती है वो क्या होती है, निम्न दाब का होना। तो इसी कारण से धीरे धीरे वो चक्रवात इस एरिया यहाँ से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच सर्वाधिक चक्रवात जो है बनती हैं, है ना, इस कारण से। तो वायु दाब के कारण, यानी कि आपने समझा कि जो क्षैतिज है यानी कि क्षैतिज वितरण ये ध्रुवों की ओर जाते जाते ये कम हो जाते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे ये भार जो होते हैं काफ़ी अधिक हो जाते हैं इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पर ठंडी होती है, ठंडी वायु क्या होती है वो भारी होती है, भारी होती है वह नीचे आएगी, जबकि इस क्षेत्र में वो क्या होता है, वायु दाब का जो है वो यहाँ पे कम पाया जाएगा। और निम्न दाब, ये जो निम्न वायु दाब होते हैं उसी कारण से क्या होता है कि ये चक्रवात आते हैं। यहाँ पे
जैसे कि आपने जाना, अधिक ताप वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न दाब का क्षेत्र बनाती है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये जो निम्न वायुदाब है वहाँ पे बादल भी आपको पाए जाएंगे, इसलिए सर्वाधिक जो वर्षा होती है इन्हीं क्षेत्रों में होती है। यहाँ पे एक और है, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी एवं भारी होती है। भारी वायु जो होती है निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण करती है। इसी कारण इस जो होता है स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश पाए जाते हैं। यानी कि ये जो एरिया है 30 डिग्री से अपर वाले एरिया दोनों गोलार्धों में, वो क्या है, यहाँ पे आपको ये जो है निम्न वायुदाब नहीं बल्कि उच्च वायुदाब पाए जाएंगे और चक्रवात यहाँ पर कम आएंगे। इन क्षेत्रों में जो चक्रवात आते हैं उन्हें हम शीतोष्ण चक्रवात के नाम से जानते हैं। उसे हम डिटेल से बाद में देखेंगे क्योंकि इसमें भी वो टॉपिक शामिल नहीं किया गया है। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है ना, इसलिए चंद्रमा पर वायु नहीं है और वहाँ वायुदाब भी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है पवन। पवन क्या है आपने डिटेल से समझ लिया, क्योंकि वायु जो होती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ये गति करती है। तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को ही हम कहते हैं पवन। तो समझ लिया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हाई प्रेशर है, यानी कि यहाँ पर लो टेम्परेचर होगा, है ना, यहाँ पर हाई टेम्परेचर है यानी कि यहाँ पर लो प्रेशर होगा। तो वायु कहाँ से कहाँ तक चलेगी, ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर चलेगी। तो ये जो गति कर रही है इसी को हम कहते हैं ये पवन। यह 3 प्रकार की होती है, स्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। ये देखिए यहाँ पे आप देखिए ये है 0 डिग्री और यह है सब ट्रॉपिकल हाई। तो यहाँ पे उष्णकटिबंध ये जो होते हैं दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सर्वाधिक तापमान पाए जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें सर्वाधिक पड़ती है। तो मान लीजिए यहाँ पर तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस, लेकिन धीरे धीरे दूरी कम होने के कारण यहाँ पर कुछ तो तापमान में अंतर होगा ना। तो यहाँ पर होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ से यहाँ तक एक गति होगी किसकी, पवन की। तो ये है स्थानीय पवन। ये प्रतिवर्ष जो है इसी तरह से चलती रहती है। ये जो है साल भर हमेशा मतलब 24/7 इसी प्रकार से यह चलती रहती है, इसलिए इसे ट्रेड विंड के नाम से भी जाना जाता है। आप सोच रहे हो कि गति इस प्रकार से भी तो कर सकती थी, ये इस प्रकार से क्यों करती है, इस तरह से तिरछी क्यों हो जाती है। दरअसल कोरियोलिस बल होता है। क्या, कोरियोलिस बल। ये कोरियोलिस बल के कारण ही इस पर ये जो है जैसे कि पृथ्वी घूमती है तो उस कारण से इस पर एक गति उत्पन्न होती है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से होती है, उसे हम कहते हैं कोरियोलिस बल। इस कारण से ये जो वायु इस तरह से होनी चाहिए लेकिन यह इस प्रकार से घूम जाती है। आप यहाँ पे दिशा को भी आराम से याद रखिएगा। देखिए ये जो है 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, यहाँ पे अगर उत्तरी गोलार्ध की पहले बात करते हैं तो ये हमेशा ये जो ठंडे वाले क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर आएगी। तो इसकी जो होगी दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। आप यहाँ पे देखिए, है ना, दक्षिण पश्चिम। जबकि दक्षिण क्षेत्र से जो वायु आएगी उसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये उत्तर पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखिए ये जो है इधर जा रही है, उसे जाने से पहले इसे आप देखिए ये जो 0 डिग्री है तो यहाँ से क्या होती है, इस प्रकार से वायु ऊपर उठती है इस प्रकार से और एक इस दिशा में जाती है और यहाँ से यहाँ पर ये गिरी और इसके बाद फिर से इस दिशा में यह गति करती है तो एक कोस बनाती है। ये जो कोस है इसे 11th का जो NCERT है उस पर हम डिटेल से देखने हैं। तो अभी आप सीधे ये समझ लिए। तो ये जो है इस प्रकार से ये कोस यहाँ बना करके एक चक्र बनाई। उसी प्रकार से ये जो वायु है दूसरी तरफ ये यहाँ जाती है। ये जो मान लीजिए ये क्या है, उष्ण कटिबंध, ये क्या है, उपोष्ण कटिबंध, और ये है शीतोष्ण ये जो है शीतोष्ण कटिबंध और ये है शीत कटिबंध। तो यहाँ पर ये देखिए ये उपोष्ण कटिबंध, ये जो उष्ण कटिबंध है उससे यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध के पास यहाँ पर गति करती है, क्योंकि इससे थोड़ा सा इसका जो टेम्परेचर बढ़ जाता है। आगे हम देखेंगे किस कारण से। और इसी प्रकार से यह गति करती रहती है, यानी कि ये जो दिशाएं हैं इसकी हमेशा एक ही दिशा में रहेगी। इस एरिया में यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ से 0 डिग्री के बीच में इसकी जो गति हमेशा इसी तरह से रहेगी और इसी तरह साउथ में भी इसी तरह से रहेगी, लेकिन इससे अपोजिट हो जाएगा इसकी दिशा दक्षिणी गोलार्ध में। स्थानीय पवन,
इसे व्यापारिक पश्चिमी पवन एवं पूर्वी पवन के नाम से भी जानते हैं। आपने देखा, क्योंकि इसकी जो गति है वह लगातार निश्चित होती है। नेक्स्ट है मौसमी पवन। यह जो है विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है, जैसे भारत में मानसूनी पवन। नेक्स्ट है स्थानीय पवन। तीसरा जो है स्थानीय पवन, यह पवन किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है, जैसे कि समुद्र, समीर, लू आदि। ये क्या हो, एक क्षेत्र में चलती है। तो यह तीनों स्थानीय, मौसमी और अस्थाई, ये अस्थाई पवन है। अब है नेक्स्ट आर्द्रता। जब जल, पृथ्वी एवं वायु, अर्थात वायु जो होती है उसमें किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। कैसे? मान लीजिए ये जो तापमान है उसकी तापमान अगर बढ़ती है, मान लीजिए समुद्र क्षेत्र या फिर जलीय क्षेत्र है, वहाँ पर अगर तापमान बढ़ती है तो ये जो जलाशय होते हैं वहाँ के ये जल को वेपोरेट करती है, यानी कि वो वाष्पित करती है। तो ये वाष्प बन के ऊपर ही जाता है ना, तो ये क्या करती है, ये संघनित होने लगती है। यानी वायु में ये जो जल होती है, यानी कि जल की जो मात्रा है वो संघनित होकर रुक जाती है। तो ये क्या है, ये आर्द्रता है। जैसे ये जो आर्द्रता है वो 100 डिग्री हो जाएगी तो ये जो जल वाष्प होते हैं, यानी कि जो वायु होते हैं, इसे रखने में सक्षम नहीं होता। और ये 100 जो होते हैं, ये जो आर्द्रता, उसके बाद जितना ही बढ़ेगा वो बारिश के रूप में वो धरती पर नीचे आ जाती है। तो ये जो आर्द्रता है वह हमारे वर्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आर्द्रता वाले दिन में आपने देखा होगा कि कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। यानी कि जो मान लीजिए वर्षा हुई, वर्षा के बाद जब मौसम गर्म हो जाती है तो उसमें आप देखते होंगे कि कपड़े सूखते हैं, क्योंकि आर्द्रता काफ़ी अधिक होती है, ह्यूमिडिटी काफ़ी अधिक होती है। अभी आपने जाना कि वर्षा कैसे होती है। कैसे होती है, मान लीजिए ये जो तापमान बढ़ रहा है तो वो क्या करती है कि यहाँ से जल वाष्प को ग्रहण करती है। अब ये जो जल वाष्प है ऊपर जा कर के ये संघनित होने लगती है, क्योंकि वायु ऊपर ठंडा होता है। तो ये संघनित होने के बाद मान लीजिए जितना भरना था, यानी कि मान लीजिए इसका जो है 100% हो गया, 100%। उसके बाद ये जो वायु होती है वो इसको सहने में सक्षम नहीं होता है। तो उसके बाद ये जो वर्षा की जो बूंदें होती है वो धरती पर गिरने लगती है, जिसे हम कहते हैं बारिश। ये जो वर्षा है इसे 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है संवहनीय वर्षा, दूसरा है पर्वतीय वर्षा और तीसरा है चक्रवाती वर्षा। ये संवहनीय वर्षा क्या है, इसे आप देखिए, यह है संवहनीय वर्षा यहाँ पे। तो इसमें होता क्या है, यहाँ से मान लीजिए इसने तापमान, यहाँ जल वाष्प जो है ऊपर गया और ऊपर ये संघनित होकर बादल बन गया। लेकिन बादल जो है जब ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है तो क्या होता है कि ये बारिश के रूप में नीचे गिरने लगती है, यानी कि एक स्तर पर जाने के बाद या वर्षा के रूप में धरती पर नीचे आए। तो ये है संवहनीय वर्षा। यह जो आपको वर्षा है आपको 0 डिग्री, यानी कि जो विषुवत रेखा से 5 डिग्री और 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में आप मान सकते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक संवहनीय वर्षा जो है, जैसे कि 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच हमेशा यहाँ पर होती है, ये जो विषुवत जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे। तो ये संवहनीय वर्षा आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। दूसरा है पर्वतीय वर्षा। ये जो पर्वतीय वर्षा होती है, मान लीजिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है, क्योंकि ये जो है मान लीजिए ये देखिए सूर्य की किरणें यहाँ पर चमकी है ना, तो यहाँ पर चमकने के बाद यहाँ क्या होती है कि तापमान जो है कम हो जाता है। कम होने के बाद नीचे जो ठंडी वायु होती है वो ऊपर की ओर उठनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इसे भरना होता है। लेकिन ये ऊपर जाने के बाद खुद ही गर्म हो जाती है, जिस कारण से यहाँ पर बादल का निर्माण हो जाता है और यही फिर वर्षा के रूप में नीचे बरसने लगती है। इसमें आपने सुना होगा रेन शैडो, यानी कि वृष्टि छाया। आपने पश्चिमी घाट के बारे में सुना है, पश्चिमी घाट में यही घटनाएं हमेशा घटती है। मान लीजिए ये जो भारत है, ये वाली क्षेत्र, तो ये जो है पश्चिमी घाट, तो इसके इस क्षेत्र में काफ़ी वर्षा होगी, काफ़ी, लेकिन इस क्षेत्र में सूखा पड़ा रहेगा, क्योंकि इस जो पक्ष है इस तरफ, इसमें बारिश काफ़ी कम होती है, इसलिए वृष्टि छाया प्रदेश इसे कहा जाता है। और तीसरा है चक्रवाती वर्षा। ये जो चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा, इसे चक्रवाती वर्षा कहते हैं। चक्रवात कैसे बनते हैं आपने डिटेल से देखा है ना, एक वीडियो मैंने बनाया था इस पर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।